कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी कार्यक्रम में है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सितंबर माह में की जाने वाली अरहर की उन्नत प्रजातियों और खेती की जानकारी। जैविक विधि से धान की फसल में रोग कीटों का नियंत्रण। काक्सीडियोसिस रोग से मुर्गियों को बचाने के लिए आवश्यक उपाय। जिन किसान भाइयों ने किन्हीं परिस्थितियों के कारण जुलाई माह में अरहर की बुआई नहीं की है, वो इस माह में बोई जाने वाली उन्नत प्रजातियों का चयन करके इस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो अच्छी उपज के लिए बुआई के समय और उसके बाद के प्रबंधनों को किस तरह से अपनाएं, आइए जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। सितंबर अरहर की बुआई वर्षा काल में विलंब से की जाती है, जो बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित हुए बिना अच्छी उपज देती है। अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट व दोमट भूमि अच्छी होती है, परंतु इसकी खेती हर प्रकार की जमीन में की जा सकती है। सिर्फ पानी का उचित जल निकास हो। लवणीय एवं क्षारीय भूमि में इसकी खेती करना संभव नहीं है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 जुताइयां देशी हल अथवा कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। किसान भाई खेत तैयारी का यह कार्य रोटावेटर के द्वारा भी कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है उर्वरकों के प्रयोग का। खरीफ मौसम की फसल होने के नाते आपको खेतों में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करने की संस्तुति दी जाती है। अरहर की अच्छी उपज लेने के लिए 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। यदि फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में दी जाए तो गंधक की आपूर्ति हो जाती है। उर्वरकों की समस्त मात्रा का प्रयोग कूड़ में चोंगा या नाई की सहायता से करना चाहिए, जिससे उर्वरक का बीज से संपर्क न हो। सितंबर अरहर की उन्नत प्रजातियों की बात करें तो इसके अंतर्गत शरद, यह 210 से 225 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पूसा 9, इसकी उपज 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है एवं यह 210 से 220 दिनों में पककर तैयार होने वाली प्रजाति है। पीडीए 11, यह प्रजाति 225 से 240 दिनों में पकती है तथा इसकी उपज क्षमता 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सितंबर अरहर के लिए बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। बीजों का रोगों से बचाव हेतु बीज शोधन अत्यंत आवश्यक है।
प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से शोधित करने के बाद अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर के 1 पैकेट प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर लेना चाहिए। तदुपरांत ही इसकी बुआई करना चाहिए। सितंबर में बोई जाने वाली अरहर की बुआई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में अवश्य समाप्त कर लेनी चाहिए। सितंबर अरहर में बुआई की दूरी कतार से कतार 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। वर्षाकालीन फसल होने के नाते अरहर की फसल में शुरुआती अवस्थाओं में खरपतवारों का प्रकोप देखा जाता है, अतः इन खरपतवारों का रासायनिक विधि से नियंत्रण करने हेतु बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 30 EC 3 लीटर दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। अगर किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं तो बुआई के 1 माह बाद निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार दूसरी निकाई गुड़ाई 45 से 50 दिन की अवस्था पर कर सकते हैं। इसके बाद फसल बड़ी होने पर उस पर खरपतवारों का प्रकोप विशेष नहीं होता है। वर्षा होते रहने पर सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फलियां बनते समय कम नमी होने पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा की। तो इसके अंतर्गत सबसे भयानक रोग है उकठा। इसके प्रबंधन हेतु जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अत्यधिक हो उस खेत में 3 से 4 साल तक अरहर की फसल नहीं लेनी चाहिए। उपयुक्त विधि से बीजोपचार करना चाहिए। दूसरा रोग है अरहर का बांझ रोग। यह एक विषाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु अवरोधी प्रजातियों की खेती करें। रोग प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। अरहर की फसल को फली अवस्था पर फली छेदक कीटों द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। इनकी रोकथाम हेतु मोनोक्रोटोफास 36 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। 15-15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव क्रमशः फूल आने और फली बनने की अवस्था पर करने चाहिए। दूसरा प्रमुख कीट है फली मक्खी। फली मक्खी अरहर की फली के अंदर दानों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए फूल आने के बाद मोनोक्रोटोफास 36 EC या डाइमिथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर प्रभावित फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, इतनी सब कृषिगत कार्यों को करने के बाद प्रजातियों के अनुसार जब आपकी अरहर की फसल पककर तैयार होती है तब उसकी कटाई, मड़ाई एवं सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। धान की फसलों में रोग और कीटों की समस्या अधिक आती है, जिसके नियंत्रण के लिए अधिकतर किसान रासायनिक दवाओं पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में अपनी मृदा और उत्पाद की गुणवत्ता के लिए आपको जैविक खेती की तरफ सोचना होगा। आइए मिलते हैं एक किसान से जो कि धान की फसल में रोगों के लिए जैविक विधियों को अपनाते हैं। 4 एकड़ में धान की खेती हम लोग कर रहे हैं। तो विगत वर्षों से धान में काफ़ी बीमारियां हमारे खेतों में आ रही थी। तो मैं पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय पन्नगर में डॉक्टर जय कुमार जो हमारे पन्नगर में, उनसे हम लोग 4-5 किसान हम लोग मिलने गए। उनने हमें ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया। ट्राइकोडर्मा को लेके आए। उसके बाद हमने इसको अपने मतलब गोबर में मिलाने के बाद अपने खेत में प्रयोग किया, जिससे आज हमारी खेती काफ़ी अच्छी हो रही है। और 4-5 साल पहले जो हमारा हम मतलब अपने खेत में उत्पादन ले रहे थे, वो उत्पादन हमारा काफ़ी घट गया था। तो आज हम काफ़ी उत्पादन हमारे खेत का अच्छा हो रहा है और हम लोग अच्छी पैदावार ले रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और भविष्य में भी हम कहते हैं कि पन्नगर विश्वविद्यालय ऐसे हम लोग किसानों को मदद कराते रहे तो किसान आज मतलब भुखमरी की कगार में नहीं जाएगा। किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। धान की फसल में रोगों के जैविक प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, जानते हैं पंतनगर के डॉक्टर भूपेश चंद्र से। किसान भाइयों, अभी जो आप ये खेत देख रहे हैं ये श्री हेमंत बिष्ट जी का है और ये पादप रोग विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की
अखिल भारतीय समन्वित जैव नियंत्रण परियोजना जो चल रही है उसके अंतर्गत जैव नियंत्रण पर यह प्रदर्शन लगाया गया है। हेमंत बिष्ट जी जो पिछले 5-6 सालों से बहुत परेशान थे इस धान की खेती से। इनके यहाँ मुख्यतः 2 बीमारियाँ, एक जिसको BLV कहा जाता है जो कि जीवाणु जनित बीमारी है, दूसरा शीत ब्लाइट जो कि फफूंद जनित बीमारी है। उससे इनकी खेती तबाह हो गई थी, लगभग ये धान का उत्पादन कर ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने हमसे अनुरोध किया, इनके अनुरोध पे हम यहाँ पे आए। हमने पाया कि बहुत सारी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जो इनके द्वारा गलत की जा रही हैं, जैसे कि इनके द्वारा फसल चक्र बिल्कुल नहीं अपनाया जा रहा था। पिछले लगातार 8-10 वर्षों से जो जिस खेत में ये धान की खेती कर रहे थे उसी में जो है धान की खेती ये करते आ रहे थे। दूसरी बात यह है कि इनके द्वारा रोगरोधी जो प्रजातियां हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा था, और ये अंधाधुंध क्योंकि बीमारियां इनके खेत में आ रही थी तो ये इनको इन बीमारियों की पहचान नहीं थी, और उसकी रोकथाम के लिए अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे थे। और ये रसायनों की इन्हें रसायन कौन सी बीमारी है उसकी पहचान नहीं थी, और उसके लिए निदान के लिए कौन सा रसायन डाला जाए उस पर इनकी निर्भरता पूर्ण रूप से जो दुकानदार हैं उनसे पूछ के लाते थे, और वो दवाइयाँ जो हैं बिल्कुल ठीक नहीं होती थी। तो हमने इन्हें सलाह दी कि सबसे पहले आप जो है स्थान का परिवर्तन करें जहाँ पे आप धान लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप रोगरोधी प्रजाति लेके आएँ पन्नगर विश्वविद्यालय से। तीसरी बात जो कर रहे हैं, सबसे पहले जो नर्सरी जहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं उस क्षेत्र का मृदा सौरीकरण करें। मृदा सौरीकरण की तकनीक जो है आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे आप नर्सरी उगा रहे हैं, नर्सरी उगाने से 1 माह पूर्व उस जगह को आप पारदर्शी पॉलीथीन की चादर से ढक दीजिए। उसमें कहीं भी वायु का संचार नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी नमी उसके अंदर ढकने से पहले नमी बना दें। उससे क्या होगा, उस स्थान पे जो भी आपके बीमारियों के जो बीज होंगे, जो फफूंद होगी, जो जीवाणु होगा, वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो है समाप्त, उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। और उसके बाद जो आप वहाँ पे बीज बोएंगे, हमने कहीं से कहा कि उसको जो हम अपने पन्नगर विश्वविद्यालय के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा प्रदर्शन हेतु जो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का जो मिक्सचर देते हैं, जिसे पंथ बायोकंट्रोल एजेंट 3 कहते हैं, उससे जो है अपने बीज को आप उपचारित कर लें। इससे क्या होगा, जो पंथ बायो कंट्रोल एजेंट 3 है वो एक तो पौधे के विकास में सहायक है, दूसरा जो आपको हमारे जो पौधे हैं उनको रोगों से लड़ने की, उनके अंदर जो बीमारियां इनके खेतों में आती हैं, नर्सरी में आती हैं, उनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो इन्होंने ऐसा किया, बीज उपचार किया। आप देख रहे हैं हेमंत बिष्ट जी की फसल है जो कि अभी बीमारियों से बिल्कुल रोग मुक्त है, और कीटों का भी जो है इसी तरीके से ये नियंत्रण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फेरामोन ट्रैप लगा है, जो कि फेरामोन ट्रैप आप समझते हैं, जिसमें जो है मादा कीट जो तना छेदक है उसकी मादा कीट का गंध ऊपर लगा दी जाती है, और जो नर कीट है वो भ्रमित होकर उसमें आता है, और ये जो नली से आप देख रहे हैं उसमें जो है नीचे चले जाता है, और उस तरीके से हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बरसात में मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिनमें काकसिडियोसिस बीमारी मुर्गियों को काफी प्रभावित करती है। तो इस बीमारी की पहचान और निदान के लिए आपको क्या कुछ करना है, आइए जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर SK शुक्ला से। काकसिडियोसिस रोग या खूनी दस्त रोग
मुर्गियों में ये बहुतायता से पाया जाता है और आजकल का जो वर्षा ऋतु का मौसम है, इस मौसम में ये बीमारी आमतौर पर होती है। वैसे तो ये बीमारी किसी भी आयु के पक्षियों में हो सकती है, लेकिन जो वृद्धशील पक्षी हैं, जो पक्षी 15 दिन से लेकर के 12 सप्ताह की आयु के हैं, उनमें ये बीमारी अधिकता से होती है। यानी कि ग्रोवर पक्षियों में या जो कठोर मुर्गियां हैं, उनमें ये बीमारी बहुत होती है। ब्रायलर पक्षियों में भी ये बीमारी होती है। ये बीमारी आमतौर पर आंतों में होती है और आंत जब इससे जो है खून भर जाता है और आंत कमज़ोर हो जाती है और जिसकी वजह से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। ये रोग फैलता कैसे है? ये रोग आंतों में मुंह के माध्यम से जाता है। जो दूषित बिछावन है, दूषित पानी है या दूषित दाना है, उसमें इस रोग के जो अंडे पाए जाते हैं और वो पक्षी के द्वारा खा लिए जाते हैं और जिससे ये पक्षियों की आंतों में धीरे धीरे पैदा होते रहते हैं और पैदा होने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी जब एक बार अंडे खाए जाते हैं तो 7 दिन के अंदर उत्पन्न हो जाती है। यदि आज अंडे खाए गए हैं मुर्गियों के द्वारा तो वो 7 दिन तक वो बीमारी कर देते हैं। इस बीमारी के जो रोगग्रस्त पक्षी हैं, आमतौर पर जैसे नम बिछावन है या गंदा या भीड़ भाड़ युक्त आवास है या जो मैंने बताया जैसे कि दूषित जल है, दूषित दाना पानी है या गंदे हाथ हैं या पैरों के माध्यम से, इन सब माध्यमों से ये रोग फैलता है। जो बीमार पक्षी हैं और स्वस्थ हो जाते हैं वो भी इसके अंडे प्रसर्जित करते हैं और जिसकी वजह से ये आवास को प्रदूषित करते हैं और यदि वहाँ पर दूसरे पक्षी रखे जाते हैं तो इसमें ये बीमारी हो जाती है। इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं, आमतौर पे तो लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी ज़मीन पर रक्तयुक्त जो है बीट पाई जाती है, रक्तयुक्त जो है मल पाया जाता है। रोगी को जो पक्षी हैं वो सुस्त दिखाई पड़ते हैं, वो अपने गर्दन पंखों के अंदर छिपा करके आंखें बंद करके सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, इकट्ठे होकर के दिखाई पड़ते हैं कई बार। और इन पक्षियों में कलगी या गलधानी का जो रंग है वो पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि इसमें खून की कमी हो जाती है। जो खून है वो आंतों में भर जाता है और धीरे धीरे बीट के माध्यम से वो निकलता रहता है। जो ये तीव्रता से होता है उसमें रोगी पक्षी मर जाते हैं और यदि मरे हुए पक्षियों का 100 परीक्षण करेंगे तो इनकी आंतों में खून पाया जाता है और इसमें 2 तरीके का होता है, एक आंतों में होता है, एक सीकम में होता है, जिसको हम सीकल काक्सीडियोसिस कहते हैं, आंतों वाली को आंतों की काक्सीडियोसिस कहते हैं। आमतौर पे जो सीकल काक्सीडियोसिस है, जो सीकम में पाई जाती है, वो बहुत होती है और इस रोग की रोकथाम के लिए जो है कुक्कुटशाला की सफाई रखें, उसको बिछावन गीला ना होने दें, जो हम दाने में प्रयुक्त होने वाले घटक हैं उनकी वो अच्छी किस्म के होने चाहिए, उनमें किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और एक इसके लिए दाने में मिलाने वाली दवाइयाँ आती हैं जिनको हम शुरू से देते हैं, 1 दिन की आयु से लेकर के 20 सप्ताह की आयु तक अंडे देने वाली मुर्गियों में और ब्रायलर पक्षियों में 1 दिन की आयु से लेकर के बेचने के दिन तक देते रहते हैं। जैसे सेलिनोमाइसिन है, मोनेंसिन है, मधुरामाइसिन है, इनमें से कोई भी एक दवा दाने में मिलाएंगे तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी। यदि ये बीमारी हो गई है तो इसके लिए एक एम्प्रोलियम हाइड्रोक्लोराइड के नाम से दवा उपलब्ध है, उसको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगातार 5 से 7 दिनों तक पिलाएंगे। साथ में इसके विटामिन देंगे। विटामिन में ध्यान रखें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं देना है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में एक थायमीन जो होता है वो इस रोग को बढ़ाने में सहायक होता है, तो इसलिए विटामिन A, D3, EC का प्रयोग करेंगे। साथ में जो है खून बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो दे सकते हैं, जिनको हम हीमेटिनिक्स कहते हैं, हीमोकेयर है या कोई अन्य हीमेटिनिक दे सकते हैं। और किसान भाई यदि इस तरीके से अपने मुर्गियों का या ब्रायलर पक्षियों का पालन पोषण करेंगे तो इस बीमारी के होने की संभावना बहुत कम होगी। अपने प्रदेश में हाईटेक खेती में बहुत से किसान आजकल पॉली हाउस में कार्नेशन, झरबेरा और फूलों की खेती करके अच्छी आय ले रहे हैं।
और जो किसान भाई पॉली हाउस में कार्नेशन की खेती करना चाहते हैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रैना। आज के इस बदलते परिवेश में और बदलते मौसम में खेती करना एक चुनौती सा हो गया हुआ है। मौसम की मार भिन्न भिन्न रूप में, कभी ओले में, कभी वर्षा में, कभी तेज़ गर्मी की या कई बार सूखे की मार से किसान लोग जो हैं त्रस्त रहते हैं। तो इन सब से इनको पार पाने के लिए बढ़िया एक उपाय है कि हम संरक्षित खेती करें। संरक्षित खेती माने कि पॉली हाउस की टेक्नोलॉजी को अपनाएं और उसके अंदर हम भिन्न भिन्न खेती करें और इसमें हम सुरक्षित खेती बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे इस क्षेत्र में कई लोगों ने पॉली हाउस लगा करके रखे हैं, तो मैं उन किसानों को जानकारी देना चाहता हूं कि कार्नेशन की खेती इस जगह पर बहुत ही उत्तम है, जो कि बहुत लाभदायक भी है। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना। कार्नेशन ये कटिंग, रूटेड कटिंग जो है, जड़दार कटिंग्स आपको मिल सकती है। पॉली हाउस को अच्छी तरह से तैयार करें, मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करें और 1 मीटर की क्यारी हो तो उसमें आप कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर दूर पंक्ति से पंक्ति और 10 से 15 सेंटीमीटर दूर पौधे से पौधा अंतर रख करके इन कटिंग्स को लगा दें। महीने के बाद आप इस कटिंग को ऊपर से पिंचिंग कर लें, 1 सेंटीमीटर तक ऊपर से निकाल लें और 3 से 4 जो ब्रांचें हैं वो जाने दें। इसके सहारा देने के लिए हमें जाली भी लगानी पड़ती है, तो 3 स्टेप वाली जाली जो है 10 बाई 10 सेंटीमीटर के जिसमें छेद हो मान लो, वो उसको लगाएं ताकि पौधे को उचित सहारा जो है मिल सके। प्रतिदिन इसको आप ड्रिप इरिगेशन से पानी दें और हफ्ते में कम से कम आप एक बार 2.24 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप 19-19-19 के मिक्सचर का खाद का ड्रिप में ही प्रयोग करें। कार्नेशन का जो पौधा है ये रोगों के लिए और कीटों के लिए भी काफ़ी संवेदनशील है। इसमें कई फफूंद जनित रोग आते हैं जो फ्यूजेरियम, वर्टिसिलियम में फंगस मिट्टी में ही होती हैं और जब हम लगाते हैं तो इसको सुखा देती हैं। इनका आप अच्छी तरह से निदान करें। बेबिस्टीन और डाइथेन का घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि इन बीमारियों को आप रोक सकें। कार्नेशन में यदि आपका 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है तो कम से कम आपकी 15 से 20 हाथ जो है कटिंग्स लग जाती हैं
और ये जब इसमें फूल, ये फसल 3 साल तक चलती है और इसके जब आपके 60 से 80 सेंटीमीटर तक डंडी बन जाए और उसमें फूल लग जाए तो आप उसको तोड़ सकते हैं। ये फूल जो है पेंट ब्रश स्टेज पर होना चाहिए और उनको एक कलर के फूल का बंडल बना करके आप मार्केट में भेज सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे घरों में हम 1-1, 2-2 पशु हर पशुपालक पाले हुए हैं और ये जो पशु हैं इनसे हमें जो दूध मिलता है हम इसे बेचते भी हैं और अपने खुद के इस्तेमाल के भी लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो अपने खुद के हाथ साबुन से धोए और पोटेशियम परमैंगनेट के इसी 1% सोल्यूशन से अपना हाथ भी धोए। इसके अलावा थनों की सफाई करना और जानवर की सफाई करना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो दूध फिर से इससे प्रदूषित हो जाएगा। जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं दुहाई के लिए, ये बर्तन कभी भी चौड़े मुंह का नहीं होना चाहिए। जितना छोटे मुंह का बर्तन यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। ये बर्तन हमेशा धुले हुए, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से सैनिटाइज किए हुए और सूखे हुए होना चाहिए। उनका आकार विशेष होता है, वो छोटे मुंह के बर्तन होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्वाला आता है, ग्वाले के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। ग्वाले की नियमित जांच हमको करवाते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सब बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मनुष्यों से पशुओं में भी जाते हैं। दुहाई करने के बाद जितनी जल्दी हो सके इस दूध को छान करके साफ कपड़े से छानने के बाद आपको स्टोर करके रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसको पाश्चरीकृत या 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हमारे घरों में होता आया है दूध को उबाल देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि उसके खराब होने के चांसेस कम रह जाएं और आप उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्का की फसलों में इस समय किए जाने वाले आवश्यक कार्य। बरसात में पान बरेजा का प्रबंधन कैसे करें। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।